हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मोमेंटम मास्टर्स की बुक समरी डिस्कस करेंगे। इस बुक के अंदर एक्चुअल में एक ये राउंड टेबल इंटरव्यू है। तो मार्क मिनेमिनी, मार्क रिची, डैन जेंगर एंड डेविड रियान ये मोमेंटम के मास्टर्स कहे जाते हैं। इनके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, इन्होंने कितनी अच्छी रिटर्न्स आपको दी हुई है, आप डिटेल में अच्छे से इनके बारे में स्टडी कर सकते हो। आज हम इनके साथ इंटरव्यू जो किया गया है, राउंड टेबल इंटरव्यू, उसमें इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं। इन सब ने अपने अपने पर्सपेक्टिव रखे हुए हैं। ये बुक लिटरली सबको रीड करनी चाहिए, बट अगर आपके पास रीड करने का टाइम नहीं है तो मैंने पूरी बुक में से जो सारे सबसे इंपॉर्टेंट मुझे हाईलाइट्स लग रहे हैं, जो अच्छे पॉइंट्स लगे, वो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं। मैं वो आपको शो भी करूँगा स्क्रीन पे। एंड साथ में हम एक एक पेज में वो जो एक एक हाईलाइट्स है उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली हम सारे पेजेस नहीं कर सकते, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पेज हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें उनसे पूछा गया है मार्क मिनेमिनी से कि व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, और वो क्या चेंज हुई है, टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। तो वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ माई वर्क इज डन द नाइट बिफोर, so when the markets open, I already know the stocks I am interested in and at what price levels. I then review all my current holdings and update my stops and set alerts. I set audio alerts on my buy candidates at price levels near my target purchase price and also at levels near my sell stops. I do this work outside of market hours to remove emotion. When trading in real time, things can get very emotional. So, the more you can work out in advance, the easier it is to take action when under fire. तो पहले इतना समझ लेते हैं। देखो, वो कहते हैं कि जो भी मेरे डिसीजन है वो मार्केट आवर्स से पहले होते हैं। जब मार्केट खुली होती है, जब आपके इमोशंस इतने हाइटेंड है, उस टाइम पे डिसीजन नहीं लेने होते। आपने मार्केट खुलने से पहले मार्क करके रखना है कि कहाँ पे आपका बाय प्राइस है, कहाँ पे आपने कोई ट्रिगर करना है अपना परचेज। अगर आपने कुछ लेना है तो वो किस लेवल पे अगर ब्रेकआउट होगा तो आप लोगे। आपने उसको चाहे सिंपल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो अपने ट्रेडिंग व्यू में, चार्ट में, वहीं पर लगा दो कि यार इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा। और अगर इसके नीचे वो अपने डेली के अलर्ट्स लगाते हैं कि इसके नीचे अगर आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस वेट हो जाएगा। तो वो मेन पॉइंट जो बताते हैं कि इस चीज़ को आपने मार्केट आवर्स के बीच में नहीं करना, मार्केट से पहले करना है। आपको पहले अपना प्लान बनाना चाहिए, देन उसको फॉलो करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ना कि आप मार्केट खुलने पे आप डिसाइड करो कि यार कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तब तक ऑलरेडी आपके इमोशंस सब तरफ गए होते हैं, आप उस टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने माइंड को। तो ये चीज़, ये प्लान आप जितना ज़्यादा मार्केट से पहले कर लोगे उतना अच्छा रह जाता है। ये मार्क मिनेमिनी का व्यू था। अब डेविड यान कहते हैं कि आई स्पेंड टाइम रीडिंग द बाइबल टू गेट माई पर्सपेक्टिव एंड टू कीप फोकस ऑन वॉट इज रियली इंपॉर्टेंट. आई यूजली डोंट डू मच इन द फर्स्ट 45 minutes of trading because there are many false moves and reactions to overnight news. अब ये बाइबल रीड करते हैं। देखो, मैं बार बार हमारी कितनी वीडियोस आपने देखी होगी, मैंने बार बार बोला है कि स्पिरिचुअल बुक ज़्यादा रीड करो, साइकोलॉजी बुक्स रीड करो। ट्रेडिंग बुक्स हेल्प करती है, आपको उससे नॉलेज मिलती है, आपको स्ट्रेटजी मिलती है, बट स्पिरिचुअल बुक्स, साइकोलॉजी बुक्स या फिर अपने रिलीजन के टेक्स्ट, वो पढ़ के आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हो, आप गलतियाँ नहीं करते हो, आप अपने इम्पल्सिव में आके आप गलत डिसीजन नहीं लेते, आप में पेशेंस आता है, आप में ठहराव आता है। तो ये चीज़ें वो भी यही करते हैं, वो अपनी बाइबल रीड करते हैं ताकि वो एक अच्छे से फोकस करके शांत होकर ट्रेड कर पाए। एंड सबसे ज़रूरी पॉइंट उन्होंने जो बताया है कि वो फर्स्ट 45 मिनट जो होते हैं ट्रेडिंग के, उसमें मार्केट में नहीं आते। इस टाइम में इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स होती है ना, इतना वॉलेटाइल टाइम होता है। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आपने डेली चार्ट्स देखने हैं, तो एक्चुअल में सबसे ज़रूरी जो टाइम होता है ना, वो होता है डेली टाइम के अंदर क्लोजिंग का। जब मार्केट क्लोज हो रही होती है ना, तब एक्चुअल में दिखाती है कि क्या एक्चुअल में मूव आएगी या क्या पूरे दिन में जो हुई थी, अब एक्चुअल जो क्लोज होगा वो दिखाता है कि अब नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट एक दो दिन में क्या आ सकता है। तो आपको स्टार्टिंग वाले जो टाइम है उसमें तो वैसे ही मार्केट को इग्नोर करना चाहिए। हम यहाँ पे इंटरडे नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, तो हमें डेली क्लोजिंग देखनी है। तो जितना ज़्यादा आप इस नॉइज से दूर रहोगे, शुरू के 45 मिनट्स वाले नॉइज से दूर रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो नेक्स्ट पेज डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर डेविड रियान कह रहे हैं, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन ऑल डे वॉचिंग द एक्शन माइट साउंड लाइक फन, but I have found it can be also a detriment to one's performance. My biggest winners occurred when I held for the intermediate to long term. For me, it's better to concentrate on the longer term picture and not get caught up
with intraday trading. Sometimes a move on a 10-minute chart can look so scary, but when you step back, it's very minor when viewed on a daily or even weekly time frame. There have been too many times when I have been shaken out of a good position by looking at the short time frame. To me, the big money is made in the longer term moves. ये चीज़ मैं बार बार कितनी बार कह चुका हूँ, जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा पीसफुली आप प्रॉफिट करोगे। देखो छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में ट्रेड करने में हर किसी को एक्साइटमेंट मिलती है, बट आप खुद देखो कि क्या 5 मिनट ट्रेड कर करके आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कोई आपको 5 मिनट 10 मिनट चार्ट में कोई जैसे वो कह रहे हैं कि बहुत स्केरी लग सकती है कोई मूव, बट जब आप डेली चार्ट देखोगे आप कहोगे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, ट्रेंड बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा पीसफुली प्रॉफिट कर पाओगे, वही चीज़ ये यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन साइजिंग में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी स्टॉक्स डू यू नॉर्मली ओन, डू यू बिलीव वन शुड कंसंट्रेट नैरोली और डाइवर्सिफाई ब्रॉडली। मतलब बहुत ज़्यादा कम पोजीशन साइज होनी चाहिए एक ट्रेड के अंदर, या फिर बहुत बड़ी पोजीशन साइज लेनी है आपने और फिर बहुत नैरो अपना फोकस रखना चाहिए। तो उसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मार्क मेरेवेनी यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि आई वांट टू कंसंट्रेट एज मच ऑफ माई मनी एज आई कैन इन अ पोजीशन अप टू 25% ऑफ ए पोर्टफोलियो। I may not start out at 25%, but that's where I would like to be in for my best positions. With heavy concentration, you have to stay focused on these trades and move out of them immediately if something goes wrong. But that's how you make huge returns, by concentrating and then managing the downside. By doing this, you will make big money when you're right. तो मार्क मेरेवेनी का जो स्टाइल है वो 25% तक अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक ट्रेड में डाल देते हैं। वो यहाँ से कह रहे हैं कि वो शुरू चाहे ना करें, शुरू हो सकते हैं वो 5%, 8%, 10% से करें, बट अल्टीमेटली उस पर 25% तक जा सकते हैं एक ही ट्रेड में। तो अगर आपके पास 1 लाख है तो 25,000 एक ही ट्रेड में डाल देते हैं, बट वो उसको पास बहुत फोकस उस पर रखते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो उससे निकल भी जाते हैं, बट जब एक अच्छा ट्रेंड पकड़ता है कोई स्टॉक तो कहते हैं कि ऐसे बड़ी जो उनकी कैपिटल जो ग्रो होती है, बड़े जो उनको रिटर्न्स मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं। वो कंसंट्रेट करके सिर्फ कुछ स्टॉक्स में अच्छी पोजीशन साइज लेके उसको राइड करके अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। वो ये उनका स्टाइल है। वो हर एक ट्रेड में सिर्फ 2-2, 5% डाल के अपने पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स 25 स्टॉक्स नहीं रखते। वो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए सूट करता होगा, बट मोमेंटम के लिए आपको पोजीशन साइज अपनी थोड़ी बड़ी रखनी होती है, अग्रेसिव रखनी होती है, एंड अपने स्टॉप लॉस भी आपके टाइट होते हैं उसके अंदर। अगर कुछ गलत है तो आप ये नहीं कर सकते कि फिर हाँ यार इसको देख लेते हैं, थोड़े दिन और देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाएगा। नहीं, इसमें आपको बहुत फोकस रह के, बिकॉज आप बड़ी पोजीशन साइज के साथ खेल रहे हो, तो आपको फोकस रह के अगर बिग मनी बनानी है तो थोड़ी बड़ी पोजीशन साइज लेनी पड़ेगी। एंड अगेन ये रूल सेम रहेगा कि बड़े जब आपको ट्रेंड अच्छा मिल रहा है तो अपने प्रॉफिट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा राइड करो, एंड लॉसेज जैसे आते हैं उतनी जल्दी उसे कट करो। अब डेविड रियान इसमें क्या कहते हैं, उनका है कि आई इनिशिएट ईच पोजीशन विद 10% वेटेज, यानी कि 10%, यानी कि उनके 10 पोजीशन साइज हो जाएगी, 10 पोजीशन हो जाएगी उनकी पोर्टफोलियो में। आई नेवर वांट टू एक्सीड दैट नंबर ऑफ स्टॉक्स बिकॉज इट गेट्स टू हार्ड टू फोकस टू क्लोजली फॉलो मोर देन दैट। देन वो कहते हैं आई विल इंक्रीज द पोजीशन इवन मोर वेयर इट माइट now be 13% of my portfolio with depreciation. I may buy another 5 to 7% and then it can be 18% position size. You see, I will only add positions that are moving higher and performing well. Positions only become bigger with depreciation and follow on purchases after new bases are formed. तो जैसे एक न्यू बेस बनता है, न्यू बेस से ब्रेकआउट आता है, उस टाइम वो अपनी पोजीशन में इंक्रीज कर सकते हैं। बट ये 10% अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में डालते हैं, एंड इसलिए इनके कभी भी 10 से ज़्यादा स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में नहीं होते। ये देखो, अब इसमें तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि सबका स्टाइल अलग है। मार्क मेरेवेनी थोड़े से अग्रेसिव है, वो 25% तक लेके जाते हैं अपने पोर्टफोलियो के एक स्टॉक के अंदर। डेविड रियान थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, वो 10% अपने पूरे पोर्टफोलियो के एक स्टॉक में डालते हैं। यस, अगर उनका अच्छा ट्रेंड चल रहा हो तो वो एवरेजिंग अप करते हैं, वो पिरामिडिंग करते हैं। जब ऊपर जाके बेस बनता है, उस बेस बन के दोबारा से वहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, वहाँ पे फिर वो 10% वाला अपनी पोजीशन साइज 13% भी कर सकते हैं, उसको 18% भी कर सकते हैं, बट एक बारी वो 10% से स्टार्ट करते हैं। ये वो यहाँ पे कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ योर टोटल इक्विटी डू यू पुट एट रिस्क इन अ टिपिकल ट्रेड। तो
मार्क मिनिमनी कहते हैं कि यूजुअली बिटवीन 1.25% एंड 2.5% ऑफ माई टोटल इक्विटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 25% पोजिशन with a stop of 5%, then 1.25% of my total equity would be at risk. तो कभी भी वो 1.25% से लेके 2.5% ज़्यादा कभी भी एक ट्रेड में अपने पूरी टोटल जो इक्विटी है उसको रिस्क में नहीं डालते. इससे ज़्यादा रिस्क ये नहीं करते कि यार एक ट्रेड इतना बड़ा ले लिया, उसमें स्टॉप लॉस इतना बड़ा है कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपके पूरा पोर्टफोलियो का 10% ही ट्रेड में चल जाएगा. नहीं, वो 1.25% से लेके 2.5%, इससे ज़्यादा वो अपनी पूरी कैपिटल का कभी भी रिस्क नहीं लेते. उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर 25% की उनकी पोजीशन साइज है एंड 5% का उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उनका 1.25% पूरी कैपिटल का टोटल एक रिस्क में रहता है एक टाइम के अंदर. ये मार्क मिनिमनी का उनका स्टाइल है. डेविड रियान कहते हैं एट द मोस्ट आई रिस्क 1% ऑफ माई टोटल कैपिटल ऑन ईच ट्रेड. I divide my equity into 10 positions or a 10% weightage on initial purchase of position. If I suffer a maximum loss of 8%, that actually equates to less than 1% loss. In most cases, I cut my loss before the 8% limit. वो कहते हैं कि मैं 8% ज़्यादा अपना लॉस कभी भी नहीं लेता, काफ़ी बार तो उससे भी पहले काट देता हूँ. और बिकॉज वो 10% अपनी पूरे पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में डालते हैं, उसमें से अगर उनका 10% भी लॉस हो जाता है तो पूरे कैपिटल का 1% रिस्क पर रहता है. ये डेविड रियान का स्टाइल है. अगर आपके पास अभी तक जैसे डिटेल में आपको नहीं पता कि कैसे कोई स्टॉक्स जो है स्कैन कहाँ से करने हैं, वहाँ कौन से स्टॉक को कहाँ पे बाय करना है, कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ पे एग्जैक्टली बेचना है, तो उसके लिए आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो. उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर वाइज पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है फ्रॉम द बेसिक्स कि कैंडलस्टिक कैसे बनती है, उसमें कि कैंडलस्टिक आपको क्या समझा रही है. उसके बाद आपको पूरी वीडियो सीरीज में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिल जाएंगी. आपको इसके बाद टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, किसी को कुछ पूछना नहीं पड़ेगा कि यार स्टॉक स्कैन कहाँ से करने हैं, स्टॉक कहाँ पे बाय करना है, कहाँ तक रखना है. उसके लिए आपको A to Z सारा कुछ मिल जाएगा मेरी वीडियो सीरीज़ के अंदर. ऐप मेरी डाउनलोड करके वहाँ से आप देख सकते हो. इसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप ऐप के अंदर ही चैट सेक्शन में सारे अपने डाउट्स भी कर सकते हो. वो आप चेक करने के लिए वीडियो सीरीज़ आप बाद में नीचे देख लेना. नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस का क्वेश्चन आता है. इसमें वो पूछते हैं हाउ डू यू गो बियॉन्ड बीइंग इंटरेस्टेड इन नेम टू एक्चुअली बाइंग इट. What specifically do you look for with regard to price and volume before buying a stock? कि आप एक्चुअल में क्या देखते हो जब आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ अब मैंने ये स्टॉक बाय करना है. अब वॉल्यूम प्राइस सेक्शन क्या देखते हो उसके अंदर. तो मार्क मिनिमनी कहते हैं अ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइस अकम्पनीड बाय अ ड्राई अप इन वॉल्यूम और सेलिंग वैक्यूम. टू मेक बिग मनी फास्ट विद मोमेंटम स्टॉक्स you must learn how to position yourself in the strongest part of the move and time the trade correctly. After you spot a stock in a strong trend, the volatility contraction pattern or VCP is the best way to determine if the stock has carved out a line of resistance with the potential to blast off through a pivot point. अब इसके अंदर देखो एक तो VCP पैटर्न जो उन्होंने काफ़ी फेमस किया हुआ है वो यही वो करते हैं कि जब एक अच्छा एक फॉल आया वहाँ से रिकवर हुआ स्टॉक, फिर नेक्स्ट जो फॉल होता है वो इतना ज़्यादा फॉल नहीं होता. अगर पहली बारी कोई स्टॉक सपोज 15% डिप कर रहा है तो अगली बारी वो 6-7% डिप कर रहा है, उसके बाद सिर्फ 3-4% डिप कर रहा है एंड देन रेजिस्टेंस के पास आके वो काफ़ी टाइट मूव में आ जाता है एंड वहाँ पे उसकी वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हो जाती है. दिखाता है कि जो कि सप्लाई बहुत लिमिटेड रहेगी. वहाँ से फिर जब ब्रेकआउट आता है वहाँ पर वो बाई करते हैं. तो उसको वो ऐसे टाइम करते हैं कि वो एक अच्छे उसको पॉइंट पे पकड़ पाए एंड वहाँ से फिर उसको वो राइड करते हैं. उसको VCP पैटर्न उनको ये बोलते हैं. डेविड रियान कहते हैं देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ वीक और मोर of very quiet and very tight price action before the stock makes a move. That stability usually occurs after large base has formed and it is in the upper half of its chart pattern. जो डेविड रियान का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. इनका है कि एक अच्छा बड़ा बेस बन गया हो. ये कहते हैं कि जितना बड़ा बेस है, जितने ज़्यादा हफ्ते का बेस है उतनी अच्छी बात है. एंड फिर उस बड़े बेस के बाद राइट साइड में जितना टाइट एक्शन होता है वो उनके लिए उतना अच्छा है. ये भी एक टाइप ऑफ वही चीज़ देख रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ पेशेंट आर यू विद योर पुल बैक्स शॉर्टली आफ्टर द ब्रेकआउट टू और जस्ट बिलो द ब्रेकआउट एरिया. तो कहते हैं जो कोई ब्रेकआउट होते हैं उसके बाद जो पुल बैक्स होते हैं आप उसमें कितना वेट करते हो जब उसके बाद एकदम से पुल बैक्स आ जाते हैं. तो मार्क मिनिमनी कहते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स आउट ऑफ द गेट विल ऑफन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट विनर्स. However, as long as the stock holds my initial stop, I usually stay with the trade. I often move my stop to break-even point once the stock goes above a decent profit.
एक तो ये कहते हैं कि जो भी स्टॉक अच्छा चल रहा होता है ना अपलोड करना, वो कभी भी आपको शुरू से ही अच्छा प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देंगे, वो शुरू में आपको मोमेंटम दिखा देंगे। एंड एक बार ही एक स्टॉक आपको अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दे रहा है तो उसको लॉस में मत जाने दो। अपने ब्रेक इवन पे एटलीस्ट अपने कॉस्ट को ले, अपने स्टॉप लॉस को ले आओ कि आप ये ना हो कि आप पहले एक अच्छा प्रॉफिट भी देख रहे हो एंड देन आप उसको बचा भी नहीं पाए, वो अच्छे लॉस में चले गए। जब भी एक अच्छा, जैसे अगर सपोज आपने 5% का स्टॉप लॉस लिया हुआ है, तो जब आपका स्टॉक मैं कहता हूँ 5%, 7.5%, 8% प्रॉफिट में भी आ जाता है ना, तब भी अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर ले आओ कि एटलीस्ट जब आपने अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड को अपने लॉस में जाने देना। इनफैक्ट एक चीज़ जो मैं खुद करता हूँ, जब मार्केट चौपी होती है, साइडवेज मार्केट होती है, उस टाइम पे 1 आवर या 1.5 आवर जैसे जो थोड़ा प्रॉफिट आता है, अगर 1 आवर प्रॉफिट आया यानी कि 5% का स्टॉप लॉस था, अगर 5% 7% का भी अगर वहाँ पे प्रॉफिट आता है, वहाँ पे पार्शल अपना प्रॉफिट बुक करा, वहाँ से निकल गए एंड बाकी की जो अपनी रिमेनिंग पोजीशन थी 50% की, उसको ट्रेल करा। फिर उसको आप 10 मूविंग एवरेज से ट्रेल कर सकते हो, सुपर 10 से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपने 50% पोजीशन साइज अपनी वहीं पर ही बुक कर ली जब आपको 1 आवर या 1.5 आवर का प्रॉफिट दिखा था। ये चीज़ चौपी मार्केट्स में, साइडवेज मार्केट में बहुत हेल्प करती है। डेविड यान इसमें कहते हैं, आई नेवर लाइक इट व्हेन अ स्टॉक ब्रेक्स आउट एंड क्विकली फॉल्स बैक इनटू द बेस, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। आई वांट ब्रेकआउट्स ऑन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम that can continue for at least 3 consecutive days. That is a sign of big institutional buying. तो कहते हैं बिग इंस्टीट्यूशनल बाइंग का साइन क्या है? जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है वो एटलीस्ट 3 दिन तक अच्छी वॉल्यूम के साथ चलता है। अगर कोई स्टॉक चलते ही उसके बाद ही नेक्स्ट डे गिरना स्टार्ट हो जाता है, ये एक अच्छा साइन नहीं होता। तो मोमेंटम मास्टर्स है, ये मोमेंटम के साथ ट्रेड करने के लिए वो चाहते हैं कि ऐसा साइन दिखे कि अच्छे से स्टॉक एक बार ब्रेकआउट करके एटलीस्ट 3 दिन तक वॉल्यूम के साथ चलता रहे। वो शो करता है कि अच्छी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है उसके अंदर। नेक्स्ट इज, ये कहते हैं डेविड यान, इन अ ईयर यू रियली ओनली नीड 1 or 2 रियली गुड स्टॉक्स टू हैव ग्रेट परफॉर्मेंस, बट यू मस्ट हैंडल देम राइट। You must add to the stock after it has built a new base following its first move up. You can add to it again on subsequent basis. On a longer move, you can build the size of the position into 20-25% of your portfolio. तो कह रहे हैं कि आपको पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही चाहिए जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट दे सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं चाहिए, बस हाँ आपने उनको हैंडल अच्छे से करना है। विच मीन्स कि अगर एक बार अच्छा ट्रेड चल रहा है, आपने उसके साथ अच्छा राइड करना है, फिर वो एक बेस बनाता है, बेस बना के एक और ब्रेकआउट दे रहा है तो आपने उसमें और ऐड करना है। फिर आगे जो सब्सिक्वेंट जितने भी बेसिस बना कि वो एक और ब्रेकआउट्स देता है, बेस में से ब्रेकआउट आ रहा है तो आपने उसमें पोजीशन साइज उसमें ऐड करता रहना है। तो ऐसे करके आप अगर एक साल में सिर्फ 2-3 अच्छे स्टॉक्स पकड़ पाओ, उससे अच्छे से राइड कर पाओ एंड उसकी इवेंचुअली आपकी पोजीशन साइज अपने पोर्टफोलियो की 20 से 25% हो जाएगी, तो सफिशेंट है। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी देखोगे, उनके बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होते, थोड़े बहुत स्टॉक्स नहीं उनकी लाइफ बनाई होती है। मोमेंटम में भी ऐसे ही हो सकता है। मोमेंटम में आप कुछ सालों के लिए नहीं होल्ड करते, बट अगर आप कुछ महीनों के लिए भी अच्छे ट्रेड्स होल्ड कर लो, उसको पिरामिडिंग अप कर लो, अच्छी पोजीशन साइज से उसको राइड कर लो, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट सिर्फ कुछ ट्रेड्स के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अब रिची टू जो मार्क रिची टू ये बता रहे हैं, योर एक्चुअल ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैव अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट you even if your trading is unprofitable. Most losing traders don't do it because it is painful to look at their results in the eye. If you can find some obvious areas to improve, then you can increase or decrease exposure accordingly. However, if you don't track your trades, then you will never know the truth about your trading or yourself as a trader. ये यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देखो काफ़ी लोग ना आंखों में आंखें डाल के अपने लॉसेस को देख ही नहीं सकते, वो देखते ही नहीं है कि भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो अपने नोट ही नहीं करते हैं। बट वो कह रहे हैं कि आपके ट्रेड्स के अंदर देयर इज़ अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, इतने ज़्यादा राज छुपे हुए हैं, अगर मैं सीधे बोलूँ तो इतनी ज़्यादा ही उसमें इंफॉर्मेशन है कि आपको उसमें से पता चलेगा कि क्या आप अच्छा कर रहे हो, क्या अच्छा नहीं कर रहे, किस में आपको अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, कौन से स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए। ये सब तभी होता है अगर आप अपने ट्रेड्स को नोट डाउन करोगे, ट्रैक करोगे अपने ट्रेड्स को। बट मोस्टली लोग ट्रेड इसको ट्रैक करते ही नहीं है, वो जर्नल करते ही नहीं है एंड इसलिए उनको पता नहीं चल पाता कि वो एज ए ट्रेडर कैसे काम कर रहे हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है, किसको और बढ़ाना चाहिए, किसको नहीं बढ़ाना चाहिए, किसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो तभी पता चलेगा जब आप अपने ट्रेड्स को ट्रैक करोगे। उसको आप पेन पेपर पे करो, एक्सेल में करो, गूगल शीट में करो, कहीं भी कर लो, सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं ट्रैक करने के लिए, बट इसको आप करो। ये आपको एज ए ट्रेडर आपको बहुत कुछ बताएगा, आपकी ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी।
ये चीज़ मैं खुद नोट करता हूँ। ट्रेड काफ़ी बारी बीच में से ना पूरे साल में 1-2 महीना आ जाता है जब मैं मतलब लेज़ी हो जाता हूँ, अपने ट्रेड्स को ट्रैक करना बंद कर देता हूँ। एंड लिटरली ट्रेड्स ही ठीक नहीं जाते उस टाइम पे। मुझे समझ आता है कि यार मैं लेज़ी होने के चक्कर में मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता मैंने कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ नहीं करना। तो जब अगेन बैक ऑन ट्रैक आ जाओ, जब प्रॉपर से अपनी ट्रेडिंग सारी जर्नल मेंटेन कर रहा होता हूँ, तो लिटरली ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है। अब ट्रेडिंग जर्नल की मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में बात करता हूँ बिकॉज वो सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बारी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार टाइम लग रहा है, इस टाइम में कुछ और कर ले, कोई बुक पढ़ ले, कुछ और कर ले, बट नहीं, बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। यही चीज़ यहाँ पे मार्क रिची टू भी बता रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है जो मैंने यहाँ पे किए थे, मैंने जो बुक रीड करके जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो ये यहाँ पे देखो हाईलाइट बना के वीडियो बना के मेरी भी रिवीजन होती है। एंड आई होप आपको ये अच्छे लगे हाइलाइट्स। आप अगर हो पॉसिबल हो तो प्लीज़ बुक रीड करो ये वाली पूरी, बिकॉज हो सकता है काफ़ी कुछ हाइलाइट्स मैंने यहाँ पे अभी मिस कर दियो, वो आपको हो सकता है कोई और पॉइंट्स आपको ज़्यादा अच्छा लगे। एंड आपको कौन सी बुक की चाहिए समरी की, मैं आपको ऐसे ही बनाऊँ। मैं देखो समरी में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एनिमेशन नहीं आ रही, मेरी बिल्कुल नॉर्मल समरी जाती है। बस मैं अपनी फ़ोटोज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। आई गेस ऐसे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ पाएगा। और कौन सी बुक्स की आपको समरी चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स में प्लीज़ बताओ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।